अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, आप नेक्स्ट जो है हमारे पास रिसर्च फ्रेमवर्क की बात की थी मैंने अपने वाले थीसिस की एग्जांपल भी आपको दिखाई। आपने जो डिज़ाइन बनाया होगा, जो भी आपका बनता है, वो आपने अपना डिज़ाइन शो करना है कि कैसे क्या होगा। जैसे आपने वो रिसर्च फ्रेमवर्क में मेरा देखा कि हर ऑब्जेक्टिव का डिज़ाइन भी मेंशन था कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, कौन कौन से जो है उसके आर्टिफैक्ट्स थे जो यूज़ हुए। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये एम्बेडिंग प्रोसेस पर दिखा रहा है किसी भी रिसर्च का डिज़ाइन कि आपकी वो जावा की क्लास फाइल है और डमी मेथड की और एम्बेडिंग वाटर मार्किंग वट एवर। अब हर बंदा हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन इस पिक्चर से जो एक फ्लो है वो फ्लो शो कर रहा है कि भाई आपकी जो रिसर्च है उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होगी। ठीक है, तो आपने वो अपना जो डिज़ाइन है वो शो करना है। उसके बाद इसके बाद आपके जो वर्क का ब्रेक डाउन भी, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो रिसर्च फ्रेमवर्क है वो एक फिगर पे है या मल्टीपल पार्ट्स हैं उस फिगर के। इट्स डिपेंड अपॉन यू, योर सिनेरियो, और जो भी आपकी जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। फिर ब्रेक डाउन में ये व्हाट आर द स्पेसिफिक अकम्पलिशमेंट एंड डिलीवरेबल ऑफ योर प्रोजेक्ट, कि आपके जो है वो डिलीवरेबल क्या क्या बन रहे हैं। ये भाई एक ये बहुत तोड़ फोड़ हो रही है, इसको माइक को बंद कर दो, जब क्वेश्चन हो तो बात करना। ये फोरम चले। अच्छा, तो उसके बाद व्हाट आर दी डिटेल टास्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिलीवरेबल, कौन कौन से टास्क आप परफॉर्म करेंगे जिससे आपको वो डिलीवरेबल अचीव होता है, ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। डिलीवरेबल, अब ये जरूरी नहीं है एक ऑब्जेक्टिव में एक से ज्यादा डिलीवरेबल भी हो सकते हैं, और एक डिलीवरेबल एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव को भी कवर कर सकता है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह उसको जो है लेके चलते हैं। सम टास्क डिपेंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ अदर टास्क, estimated duration, cost of each task, what specific skill and resources are required, statistical analysis है, laboratory method है, improve writing skill है, computer software, whatever जो भी चीज़ ये हो रहा है, कुछ एक स्टडी कंडक्ट करा रहे हैं या उसके ऊपर कोई इंडस्ट्रियल सर्वे करवा रहे हैं या तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो फेजेस बन जाएंगे कि आपने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, और ये आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया और ये एक डिलीवरेबल बन गया, वो आपने मेंशन करना। When you are reporting theoretical work that is not original, you will usually need to include sufficient material to allow the reader to understand the argument used and their physical way. आप जब कोई थ्योरी यूज कर रहे हैं ना, तो आपने उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी होती है क्यों यूज करना। Sometime you will be able to represent theory
ab initio, but you should not reproduce 2 pages of algebra that the reader could find it standard text. अब बाज़ दफ़ा ये जो एग्जामिनर होता है ना, आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं तो वो पहली बात पूछता है कि ये आपने ये क्यों लगाया है। आप कहते हैं इसलिए लगाया है, तो कोई और नहीं लग सकता था। यानी वो आपका डोमेन नॉलेज चेक करेगा कि आपको पता है कि इस पे कौन कौन से टेस्ट और लग सकते हैं और आपने इसको क्यों लगाया। इन सारी बातों को जो है ना वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्यों यूज़ की और कौन सी क्यों यूज़ नहीं की, वो भी बात। तो अब वो बाज़ दफ़ा जो चीज़ें रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, सिर्फ इस्तेमाल कर रहे होते, तो फिर आपके पास जस्टिफिकेशन होती है कि मैंने ये क्यों यूज़ की। डोंट इंक्लूड थ्योरी दैट यू आर नॉट गोइंग टू रिलेट टू द वर्क यू हैव डन। कोई ऐसी चीज़ नहीं शामिल करनी कि वो काम में इस्तेमाल ही नहीं हुई और आपने जो है ना वो पेज बढ़ाने के लिए उसको अंदर डाल दिया। आमतौर पे एमएस के थीसिस में इस तरह के बड़े काम होते हैं, हमने खुद भी ऐसे ही किए हैं। लिटरेचर रिव्यू हमारा होता था दूसरे लोगों के पेपरों के एब्स्ट्रैक्ट, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट डाल दिए, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। कुछ इस्तेमाल होते हैं, कुछ इस्तेमाल ही नहीं होते थे। आपने ऐसा कुछ नहीं करना कि भाई ऐसे फजूल चीज़ें नहीं डालनी आपने कि एक चीज़ इस्तेमाल ही नहीं हो रही और आपने उसके अंदर जो है वो पेजेस बढ़ाने के लिए कर दिया, ऐसा कुछ है। मिडिल चैप्टर द कंक्रीट वैलिडेशन प्लान फॉर योर हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट है, सिमुलेशन है, थ्योरम है, प्रूफ है, वो आपने बताना। वैलिडेट आपने कैसे किया, वैलिडेशन प्लान क्या है, हाइपोथेसिस क्या था। This is part where you reel off a sequence of chapter each with a unique result of building block. ये इसमें ये यानी वो जो चैप्टर जहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट सारा एक्सप्लेन किया है उसी का जो है ना वो एक अक्स यहाँ पे आप शो कर रहे होते हैं, उसी का अक्स आप यहाँ पे शो कर रहे होते हैं, उसी का अक्स आप यहाँ पे शो कर रहे होते हैं कि आपने यानी उसको समराइज करके देखें। ये आप चैप्टर में चीज़ें आपस में रेप्लिकेट हो रही होती हैं, लेकिन रेप्लिकेट रीडर को नज़र नहीं आनी चाहिए कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो आपने चैप्टर में दिया वही आपने मेथोडोलॉजी में दिया, नहीं। उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसको लिंक कर रहा होता है कि ये जो मैंने मेथोडोलॉजी में मेंशन किया है इसकी डिटेल फलां चैप्टर में सारी डिटेल इस तरीके से काम चल रहा होता है। यहाँ पे आप बता भी रहे होते हैं कि ये किया और वहाँ पे रियल में जो कुछ हुआ और उसकी डिटेल आ रही होती है। लेकिन कभी भी पिक्चर को ऐसे नहीं करना, यहाँ भी पिक्चर डाल दी वहाँ भी डाल दी, ऐसे नहीं। कुछ प्रेजेंटेशन डिफरेंट होनी चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ योर रियल ऑफ सीक्वेंस चैप्टर, ये तो हो गया। इसके बाद थिंक दैट दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ 2-3 डिस्टिंक्ट टॉप कॉन्फ्रेंस पेपर दैट यू हैव पब्लिश्ड। ऐसे ही है हमारे यहाँ तो ये अप्रोच उस तरह नहीं होती क्योंकि हम लोगों के पास उस तरह के कुछ रिसोर्सेज भी नहीं होते। कॉन्फ्रेंस में जाने का मतलब है आपके पास फंडिंग हो, तभी आप कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कॉन्फ्रेंस का मकसद ये होता है कि आप अपने आइडिया को वहाँ रिसर्चर्स के सामने शेयर करते हैं और फिर वो रिसर्चर आपको आइडियाज़ आगे गाइड करते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। देन उसकी बेस के ऊपर आप फर्दर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी सिर्फ वहाँ पे आइडिया आप शेयर कर रहे होते हैं और फिर वो आइडिया से ही वो रिसर्चर चूँकि आपके फील्ड के होते हैं तो वो आपको गाइड कर देते हैं कि ये आपकी ये सोच ठीक नहीं है, ये सही है, तो इसको ऐसे कर लें। तो वो एक ग्रोथ हो रही होती है आपकी रिसर्च की। और एट द एंड जब आप एक्सपेरिमेंट करके उसको जर्नल के लेवल का बना लेते हैं। So think that this is sequence of 2-3 distant top conference papers that you have published. There should be a natural progression from one chapter to the next. जैसे कॉन्फ्रेंस में आपका रिसर्च ग्रो हो रही होती है, यहाँ चैप्टर्स में भी ऐसे ही हो रहा था कि मेथोडोलॉजी में आप कुछ बातें बता रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे होगा और फिर उसकी डिटेल आगे एक्सपेरिमेंट वाले चैप्टर के अंदर। असल इसमें आमतौर पे ये होता है ना कि मेथोडोलॉजी के बाद आप जो है ना पहले ऑब्जेक्टिव का एक्सपेरिमेंट, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और फिर बाज़ दफ़ा उनकी कंक्लूजन साथ ही कर लेते हैं डिस्कशन। बाज़ दफ़ा आखिर में जो है रिजल्ट एंड डिस्कशन के लिए अलग चैप्टर भी बनवाते हैं। इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे करते हैं। देयर शुड बी नेचुरल
प्रोग्रेशन फ्रॉम वन चैप्टर टू द नेक्स्ट कीप इन माइंड दैट यू आर स्टिल टेलिंग ए स्टोरी। इसको इस लिहाज से रखना कि आप एक स्टोरी की तरह सारी चीजें बता रहे हैं। यूज फिगर्स एंड प्लेंटी ऑफ देम। अच्छा, they draw the reader in and make the thesis more interesting, can convey a lot more information than text। Figures जो है वो बड़ी important है। Way to represent your data, visual display of quantitative information by the meat of the thesis, your assumption, do be clear and candid about it। Meat of the thesis, your assumption, yes, every one of them, your limit is yes, every one of them, requirement of your solution both mandatory and optional, constraints under which your solution will work, above all why these assumption limitation requirement constraint। ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी होती है, इसको क्लियर करना होता है कि आपकी assumption क्या थी, लिमिटेशन क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है इस काम करने के, और इन सारों को आपने क्यों किया, ये आपने करना है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि आपकी assumption क्या है, लिमिटेशन क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ें हो चुकी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रेंट क्या है इसके। और डोंट प्रेजेंट ए सेट ऑफ स्कैटर्ड अनरिलेटेड रिजल्ट एंड डिडंट ऐड अप टू दी होल। सारे रिजल्ट को नहीं डाल देना कि वो देख के ही परेशान हो जाए कि ये क्या है। वो जो जो ज़रूरी समझते हैं ना वो डालना है, और जिसको आप समझते हैं कि ये इससे रीडर कंफ्यूज होगा, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि नहीं नहीं जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो उन चीज़ों को आप अपेंडिक्स में डाल लेते हैं। जो डिटेल्ड होती है उनको अपेंडिक्स में डाल लेते हैं, वो यहाँ पे चैप्टर में नहीं शो करते हैं। ठीक है। और टूअर ऑल द एडवांटेज ऑफ योर अप्रोच रिपीटेडली, जो आपकी अप्रोच के एडवांटेजेस हैं उनको आपने टॉट करना है। टी आउट क्या है ये, conjecture wild premises from your result, stay factual through। यानी हर चीज जो है वो फैक्ट्स के साथ जो है आपने बात करनी है, जो भी रिजल्ट है फैक्ट्स के साथ आपने उसको करना है। कि थ्रू आउट के लिए टी आउट थ्रू ऑल ऑफ द एडवांटेज, टीच आउट क्या इन एप्लीकेशन यूज किया। अच्छा, प्रेजेंटिंग जैसे आप लोग ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, हम लोग भी ऐसे ही सुन रहे होते थे, कुछ सुन ली कुछ नहीं, कुछ को बाद में देखा जब काम की जरूरत पड़ी ये। तो फिर जब कुछ कुछ एब्रीविएशन जो उस टाइम पे एक्सप्लेन की जाती है तो बाद में वो बंदे को याद होती है, बाद में नहीं एब्रीविएशन। एक्सपेरिमेंटल चैप्टर में क्या, प्रेजेंट योर अप्रोच और मेथोडोलॉजी वेल, टेल रीडर व्हाई यू पिक दिस अप्रोच, डिड यू नो दैट इट वुड वर्क, डू यू हैव बेसिस फॉर नोइंग दिस, what was your overall philosophy in your approach, what was the approach did you consider to discard, where did you fall short, however ये सारी चीज़ें आपने एक्सपेरिमेंटल चैप्टर में। what interesting negative or counter intuitive result do you have, or are there instances where your hypothesis break down। यानी लिमिटेशन भी आपने बतानी है कि यहाँ इस सिनेरियो में मेरे रिजल्ट नहीं काम करेंगे। ये भी आपने व्हाट इज नेगेटिव और काउंटर इंट्यूटिव रिजल्ट डू यू हैव, और उसको इतने ज्यादा फ्लैश आउट नहीं करना, बता जरूर देना है लेकिन उसको इतना हाईलाइट नहीं करना तो वो अगला ये समझे कि भाई नहीं भाई ये तो कुछ भी नहीं। बताना जरूर है लेकिन पोलाइट और सॉफ्ट वे से बताना होता है। नेगेटिव जो होता है ना आपकी रिसर्च का, कहीं वो यही ना समझे कि भाई कुछ भी नहीं किया। विद इन ईच थीसिस चैप्टर, हर चैप्टर के अंदर क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है,
फिर what is the chapter all about, what sub problem are issue in this chapter, how does this chapter fit within the overall story of the thesis. यानी चैप्टर्स का आपस में लिंक भी शो करते रहना है कि भाई ये आपस में क्या है, इनका लिंक क्या, प्रॉब्लम क्या, सब प्रॉब्लम एड्रेस हो रहा है, ये चैप्टर शुरू में किस चीज़ पे चल रहा है, इंट्रोडक्शन बताना, द मीट क्या है, rigorous approach, methodology, rigorous approach to sub-problem or detailed explanation of issue, assumption underlying sub-problem or complete description of issue. उसके बाद वैलिडेशन सिस्टम, डिज़ाइन थ्योरी, इम्प्लीमेंटेशन, ग्राफ रेफरेंस, ये सारी चीज़ें हमने बतानी। समरी, रिपीट दी हाईलाइट ऑफ चैप्टर, इस चैप्टर में क्या चीज़ें हुई हैं उसको समरी में बताना। ट्रांजिशन सेंटेंस दैट एक्ट एज ए टीजर ऑफ द टेक्स्ट, ऐसा होता है ना, आप वो टीवी में देख रहे होते हैं कि अगली किस कहानी, तो उसका पहले टीजर आता है, वो टीजर में कुछ चीज़ें बता रहा होता है कि अगले में क्या होगा। तो इसी तरीके से ट्रांजिशन से दैट एक्ट टीजर ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर का टीजर भी यहाँ बता। एंड हाउ द नेक्स्ट चैप्टर फिट विद द करंट वन, कि अगला चैप्टर इस चैप्टर के साथ उसका क्या रबत था, क्या रिलेशन था, इसको भी एक्सप्लेन करना। रेलेवेंट, मेरा पहला जो मैंने पेपर भेजा था ना, रिव्यू पेपर, उसकी रिएक्शन की एक ये वजह भी थी, वो कहते थे जी आपके सेक्शन आपस में इंटरलिंक नहीं है, सारे जो है अलग अलग हैं। और जो मेरा पहला रिव्यू पेपर था वो 2-3 मरतबा रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसमें जो मेजर, जो पहली दफ़ा जो रिजेक्ट हुआ था उसमें वो ये मेन थी कि आपके चैप्टर आपस में लिंक नहीं कर रहे हैं, आपके जो पैराग्राफ आपस में लिंक नहीं कर रहे हैं, एक आपने एक बात शुरू की, अगले पैराग्राफ में बिल्कुल ही कोई नई कहानी शुरू कर दी, ऐसे नहीं, उसको जो है वो सीक्वेंस के साथ आपने चलना, ऐसे नहीं है कि आपने बगैर सीक्वेंस के चलना। ठीक हो गया। Relevant and result-oriented activities. All activities must be relevant to at plus one objective, or it should be abandoned. During the study, you need to use your objective to ask yourself, is this relevant activity? If not, stop at once. लिखते हुए लिखते हुए आपने ये चीज़ जरूर नोट करनी है कि क्या ये मेरी रेलेवेंट एक्टिविटी है। अगर रेलेवेंट है तो लिखनी है, नहीं है तो छोड़ देनी है। Rationalization of rationalization of methodology. Since determination of the most appropriate method is not always straightforward matter, always justify the method chosen with an appropriate rationale in each case. Candidates should be able to demonstrate that the method used has been chosen through the conscious process of deliberation and the criteria for and advantages and disadvantages of particular choice of method are well known. यानी कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी मेथड अडॉप्ट किया, उसके अडॉप्ट करने की क्या वजह थी, उसके अडॉप्ट करने का प्रोसीजर क्या था, कि कैसे आप इस नतीजे पे पहुंचे कि आपने ये मेथडोलॉजी अडॉप्ट की, और आपके इसके अडॉप्ट करने में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और ना अडॉप्ट करने में किसी और मेथडोलॉजी के ना अडॉप्ट करने में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। ये सारी चीज़ें जो है आपने रैशनलाइज करना है इसको, कि ये अगर मैंने मेथडोलॉजी यूज़ की, इसको अडॉप्ट करने का क्या प्रोसीजर था, कहाँ कहाँ हमें गाइडलाइन मिली कि हमने अडॉप्ट की, क्या एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है। आमतौर पे जो इंजीनियरिंग के होते हैं ना, इंजीनियरिंग की रिसर्च, हम लोग भी किसी एक्सटेंट में इंजीनियरिंग में भी आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस वाले, तो हमें भी इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पे जो नेटवर्क के सॉल्यूशन कर रहे होते हैं ना, उन्हें एग्जामिनर उठ के कह देता है कि नहीं, तूने तो बस जो है ना सिमुलेटर में ना हिट एंड ट्रायल के साथ रिजल्ट लेके आए हो, तो तुम्हारे पास कोई रैशनल नहीं है इसकी
क्यों ऐसे, ये तूने पैरामीटर यही क्यों सेलेक्ट की, तो वो इस चीज़ को पकड़ता है। तो वहाँ पे आपने आपको उसको बताना होता है कि नहीं नहीं मैंने तो ये प्रूफ बनाया था, मैंने इसको प्रूफ किया, तो तब मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया। इस तरह जो है ना, या आप लिटरेचर का किसी न किसी जस्टिफिकेशन के साथ वाई दीज पैरामीटर आर यूज्ड, क्योंकि सिर्फ वो तुक्का लगाना या हिट एंड ट्रायल करना तो रिसर्च नहीं होती ना। ये चीज़ भी जो है वो रैशनल जो है ना मेथोडोलॉजी का, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद है डू स्टैंडर्ड थिंग, व्हाई समथिंग हैज थॉट मेथड आउट केयरफुली सेव योर टाइम, व्हाट दीज स्टैंडर्ड थिंग का। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, डेटा सेट स्टैंडर्ड का होना चाहिए, मेथोडोलॉजी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड का। ये जो लोगों ने की हो, जो लोगों ने ऑलरेडी यूज की हो, वो आपकी स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं। Referencing other work, every state must be sorted by reference to the scientific literature or by original work. A dissertation doesn't repeat detail found in published sources. It use the result and refer the reader to the original for further details. असल में यहाँ कभी भी उनको रिपीट नहीं किया जाता कि जी फला ने ये किया, पर सिर्फ रेफर किया जाता है कि मैंने ये यूज़ की और उसको रेफर कर दिया, एज फला स्टडी ने ये किया और हमने भी ये अडॉप्ट किया। इस तरीके से रेफर करें, तो अगर किसी को डिटेल चाहिए तो रेफरेंस देने का मतलब ही ये है कि भाई वहाँ जाके पढ़ लो कि ये क्यों ऐसे। स्टे ऑन टॉप ऑफ लेटेस्ट वर्क यूजिंग टूल्स सच एज वेब ऑफ साइंस साइटेशन स्कोपस एक्सपर्ट फाइंडिंग गूगल स्कॉलर्स Cyrus. Use reference managers such as Zotero, EndNote, अच्छा Zotero कर लो, EndNote कर लो, Jabras कर लो, ठीक है। इसके बाद क्या है, measurable objective and outcome. A measurable goal will be usually answer questions such as how much, how many, how will I know when it is completion. Measurable objective and outcome. Numerical data separate out the fact you wish to measure from other competing and confounding factors. Qualitative data, triangulation, saturation, manage potential bias, information. अच्छा, measurable objective and outcome, कि आपने ऑब्जेक्टिव को, यानी जो ऑब्जेक्टिव अचीव किया, क्या 100% अचीव कर लिया या उसको किस एक्सटेंट तक किया है, वो भी आपने मेंशन करना। ठीक है जी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, analytical analysis, but will not give the final answer but help understand the concept. Proof of validity of major idea, rough estimation of performance, rough estimation of complexity, calculation of initial value for simulation analysis to follow, simulation analysis, implementation analysis, actual implementation। ये सारी चीज़ें आपने वो कि अगर कोई चीज़ प्रूव की है या कोई एस्टिमेशन की है, तो जो भी चीज़ आपने की है उसको आपको मेंशन करना है परफॉर्मेंस मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो एनालिटिकल एनालिसिस है, विल नॉट गिव द फाइनल आंसर बट हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यानी उसमें किसी न किसी एक्सटेंट तक वो आंसर कर रहा हो। रिजल्ट चैप्टर में क्या करते हैं, ड्राफ्ट यू फिगर टेबल फर्स्ट इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। अब क्या है, फिगर जो टेबल जो बनाते हैं वो इक्वल होता है 1000 वर्ड के। मेक चैप्टर फॉर एवरी फिगर एंड टेबल, कैप्शन फॉर हर फिगर की कैप्शन बनाएं, एक्सप्लेन फिगर एंड टेबल। अच्छा, जब फिगर एंड टेबल एक्सप्लेन करते हैं ना, तो रीडर को ऐसा समझे उसको कुछ नहीं पता, आप उसकी हेडिंग्स तक एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसमें इस फिगर में ये चीज़ें हैं। बिल्कुल एकदम से तबसरा नहीं शुरू कर देते, पहले वो एक थोड़ा सा ओवरव्यू उस पिक्चर का देता है कि इस पिक्चर में ये है, या टेबल में जी ये फील्ड है और फला फील्ड का ये मतलब है, और देन फिर उसके रिजल्ट के ऊपर मुद्दे के ऊपर बताते हैं, अच्छा जी यहाँ पे ऐसे ऐसे और ये हमारा कंक्लूसिव एक्सप्लेन करें, डिस्कस एंड इंटरप्रेट रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, कंपेयर रिजल्ट विद प्रीवियस वर्क, तो बेंच मार्क कर लेते हैं अपने काम को।
Reporting data and results. Assemble all the figure and table that you will use in it and put them in the order that you would use if you were going to explain to someone what they all mean. उनको फिगर्स को और टेबल्स को उस ऑर्डर से आपने अरेंज करना होता है समझाने के अंदाज में कि इन सारे से गो थ्रू होने के बाद वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाए. You might as well rehearse explaining it to someone else. After all, you will probably give several talks based on your thesis work. तो आप अपने काम को किसी और के सामने प्रेजेंट करें कि देखो भाई मैंने ये किया, इसकी समझ भी आ रही है कि नहीं, तो रिहर्स करें. Once you have found the most logical order, note down that keyword of your explanation. These की यानी लिखने से पहले आप अपने फिगर्स को किसी के सामने एक्सप्लेन करना शुरू कर दें. अच्छा ये है ये है ये है, जैसे आपके कुलीग्स हैं, आपके आपके सुपरवाइजर्स हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे. जब आप उसको फिगर से समझा सकेंगे तो फिर वर्डिंग में भी आप समझाना आसान हो जाएगा. तो फिगर में आप फिगर में उस जिस ऑर्डर से आप उसको समझा रहे वही आपका ऑर्डर बन जाएगा. कि अगर आपको वो ऑर्डर वो अंडरस्टैंड कर गया तो इसका मतलब राइटिंग में भी आप वैसा लिख लेंगे. इसको रिहर्स करें. So once you have found the most logical order, note down the keywords of your explanation. These keywords provide a skeleton for much of your chapter outline. इससे जो है वो वो आपकी चैप्टर आउटलाइन बन जाएगी कि इसमें आपने जिस ऑर्डर से वो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं. The results are actual statement of observation including statistics, tables and graphs. Mention negative results as well as positive. Negative और positive दोनों शो करने हैं. Don't interpret results. Save that for the discussion. यहाँ पे जो जब आप रिजल्ट वाले चैप्टर में रिजल्ट लिख रहे होते हैं वहाँ पे आप इंटरप्रिटेशन नहीं करते उसकी, सिर्फ रिपोर्ट कर रहे होते हैं. आप रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं रिजल्ट वाले. इंटरप्रिटेशन आपकी रिजल्ट एंड डिस्कशन में आती है. डिस्कशन वाले से इसका दो चीज़ें होती है ना, रिजल्ट एंड डिस्कशन. पहले पोर्शन में रिजल्ट सिर्फ रिपोर्ट कर रहे होते हैं और दूसरे के अंदर इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे हैं. Lay out the case as per jury, present sufficient details so that others can draw their own inference and construct their own explanation. ताकि वो रिजल्ट देख के लोग खुद उससे जो है कुछ इन्फर करें, कुछ उससे कंक्लूड करें. यूज एसआई यूनिट थ्रू आउट द थीसिस. एसआई यूनिट यूज करना है. एमकेएस. Break up your result into logical segment by using subheadings. Key results should be stated in clear sentences at the beginning of paragraph. It is far better to say X had significant positive relation with Y linear regression than to start with a less informative like there is a significant between X and Y. Describe the nature of the finding. Don't just tell the reader whether or not they are significant. Nature of the finding. Don't just tell the reader whether or not they are significant. इसमें वो ये है फाइंडिंग्स आपने बतानी है चाहे वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है. यहाँ पे सिर्फ आपने की जो ऑब्जर्वेशन है ना, रिजल्ट जो आपने फाइंड किए वो बता दें. सिग्निफिकेंस है नहीं सिग्निफिकेंस वो डिस्कशन के अंदर सिग्निफिकेंस इसकी आएगी. अब जैसे ये यहाँ पे वाटर मार्किंग का ही रिजल्ट दिया हुआ. लेंथ ऑफ एम्बेडेड वाटर मार्किंग करेक्टर. प्रीवियस मेथड में 20 थे, प्रपोज मेथड में 20. फोकस ओनली ऑन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन डमी मेथड. डिस्ट्रीब्यूट थ्रू सेवरल इंस्ट्रक्शन इन डमी मेथड. उसमें इन डिटेल भी बता रहा है. ऑफसेट ये यूज हुआ, यहाँ पे ये यूज हुआ. डज नॉट बी यूज इंस्ट्रक्शन इन एग्जिस्टिंग मेथड. द रेस्ट ऑफ द ऑपकोड इज कॉपीड फ्रॉम. इन दोनों का जो है ना, यहाँ पे जो है ना दोनों का तकाबुल हो रहा है, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है कि एग्जिस्टिंग में क्या था, हमारे में क्या है. अब बाज़ दफ़ा ना आपके खाली रिजल्ट लोगों को कन्विंस नहीं कर रहे होते कि रिजल्ट इम्प्रूव हो गए. आप अगर उनका वो क्रिटिकल एनालिसिस भी साथ बता रहे हो ना, फलाने ये किया था मैंने ये किया, फलाने ये किया था मैंने ये किया, तो वहाँ से भी कंपैरिजन हो जाता है. हाँ भाई इसने ये चीज़ें एडिशनल की हैं, इसकी वजह से इसका रिजल्ट इम्प्रूव हुआ. कंपैरिजन ऑफ प्रपोज मेथड विद सिंपल एलएसबी. यहाँ पे ये वो सिंपल है, अगर आप सिर्फ जैसे सिंपल लिख देते हैं
कि फलां की सैटरडे का ये आया, फलां हमारे वाले में ये आया, तो इस तरीके से आप इसको बता रहे थे। अब रिजल्ट एक्सप्लेनेशन टेबल 1 की एग्जांपल, द embedded result of global optimal substitution with 4 blocks in secret image are shown in table 1. The result of this table shows that value of PSNR of the proposed method in global marked by applying OP is higher than simple LSB. Higher value of PSNR represent better quality of stego image. Therefore, the imperceptibility of stego image by proposed method is better than simple LSB. Comparing PSNR value of Wang et al. With the proposed, यानी अपने मेथड को पहले इसके साथ कंपेयर किया और बताया कैसे कैसे, फिर अपने मेथड को इसके साथ भी कंपेयर किया, तो दो बेंचमार्क स्टडीज के साथ आपने वो एक्सप्लेन किया है। रिजल्ट वर्सेस डिस्कशन सेक्शन, quarantine your observation from your interpretation. ऑब्जर्वेशन अलग है और इंटरप्रिटेशन अलग है, उनको अलग अलग करना है। मेक इट क्रिस्टल क्लियर टू द रीडर विच स्टेटमेंट्स आर ऑब्जर्वेशन और विच आर इंटरप्रिटेशन। फिजिकली सेपरेट सेंटेंस स्टेटमेंट अबाउट न्यू ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्टेटमेंट अबाउट द मीनिंग और सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। जो मीनिंग आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपकी, ये सेशन क्लोज हो रहा है, इसको मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, वो वही 5 मिनट के बाद हम दोबारा आते हैं। आप लोग कोई क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे, ये वैसे सारा क्रिस्टल क्लियर हो रहा है।